चलो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। कानपुर के पांडु नगर में रहने वाले बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दासानी के छोटे बेटे पीयूष की शादी 2 साल पहले हुई थी। उनके पत्नी का नाम ज्योति था। ज्योति शंकर लाल नागदेव की बेटी थी। उनके पिताजी का जबलपुर में प्लास्टिक का बहुत बड़ा बिजनेस था। दोनों के परिवार वाले अमीर थे। रविवार यानी संडे का दिन था। ज्योति और पीयूष ने संडे को एंजॉय करने का प्लान बनाया और पति पत्नी रात के करीब 10 बजे अपनी कार से निकलते हैं और वरांडा रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां रेस्टोरेंट में दोनों अपने लिए खाना ऑन ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद कुछ वक्त बिताते हैं। फिर रात के करीब 11 बजे के आसपास वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही उनकी कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ बढ़ती है, अगले ही पल उनके साथ जो होने वाला था उसकी कल्पना ज्योति ने सपने में भी नहीं की थी। उनकी कार घर की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और जबरन पीयूष की गाड़ी को रोकते हैं। बाइक सवार बदमाश पीयूष के साथ मारपीट भी करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वे लोग ज्योति का भी मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद वे लोग पीयूष को सड़क पर छोड़कर उसकी कार और ज्योति को लेकर फरार हो जाते। पीयूष कार के पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी ही देर में कार उसकी आंखों के सामने से ओछ हो जाती है। पीयूष ज्योति के नंबर पर फोन करता है। ज्योति फोन उठाती है और बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ कहकर चिल्लाती है, लेकिन किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और फोन काट देते हैं। पीयूष फिर से फोन लगाता है, लेकिन इस बार कोई भी फोन नहीं उठाता। इसके बाद पीयूष पागलों की तरह इधर उधर मदद के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर बहुत देर के बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है और पीयूष उस बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। अभी तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई, दरअसल यह वह कहानी है जिसे पीयूष ने पुलिस को बताई थी। यह एक एक शब्द पीयूष का ही है, क्योंकि पुलिस के सामने रो रो कर वह अपना बयान दे रहा था। वह बता रहा था कि कैसे उसकी पत्नी का उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि उनके सामने कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक मशहूर कारोबारी ओम प्रकाश दासानी का बेटा पीयूष दासानी था। पूरे कानपुर शहर में नाकाबंदी करके पुलिस गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर देती है। तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। इधर दासानी के बंगले पर कई रिश्तेदार और कारोबारी पहुंचने लगे थे और पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के बड़े अधिकारी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीयूष का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इस घटना की सूचना ज्योति के परिवार वालों को भी दे दी गई थी। प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी पत्नी कंचन और बेटे के साथ दासानी परिवार के बंगले की ओर निकल चुके थे। पुलिस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब तक ना तो कोई फिरौती के लिए फोन आया था, इसलिए इस हाई प्रोफाइल केस की जांच खुद आईजी आशुतोष कर रहे थे। उनके आदेश पर पुलिस की कई टीमें बनाकर ज्योति और उनकी होंडा कार की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दिन के करीब 2:30 बजे पुलिस को एक फोन आता है। इस फोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा कार मिल गई है और कार के अंदर ज्योति भी मौजूद है, लेकिन वह जिंदा नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। वह देखते हैं कि ज्योति मर चुकी है, उसकी हत्या कर दी थी। ज्योति के शरीर पर कई वार किए गए थे, यानी ज्योति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। ज्योति के शव का पंचनामा करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीयूष का परिवार और ज्योति के माता पिता, भाई और अन्य रिश्तेदार भी पोस्टमार्टम केंद्र पहुंच गए। पोस्टमार्टम से पता चला कि ज्योति की हत्या किसी चाकू से की गई थी और ज्योति के शरीर पर 17 बार चाकू से वार किए गए थे। उसके बॉडी को बुरी तरह से छलनी कर दिया गया था। ज्योति की लाश देखकर उसके घर वाले दहाड़े मारकर रो रहे थे और ज्योति की मां कंचन बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो कुछ पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था। तब एक पुलिस की नजर अचानक पीयूष दासानी पर पड़ी। पुलिस वाला हैरान रह गया, क्योंकि पीयूष जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गया था तब उसने दूसरी टी शर्ट पहनी हुई थी और अब पोस्टमार्टम केंद्र में उसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी। इससे पुलिस वाले को शक हुआ कि अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पीयूष टी शर्ट बदलने में लगा हुआ था।
यानी इतनी टेंशन के माहौल में भी पीयूष अपने कपड़ों पर ध्यान दे रहा था, जैसे उसे पत्नी की हत्या का कोई दुख या गम ना हो। जिस पुलिस वाले के नजर में यह बात आई थी, उन्होंने यह बात अपने उच्च अधिकारियों को बता दी, लेकिन पुलिस के पास ना तो किसी के खिलाफ कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग। सिर्फ एक टी शर्ट के आधार पर पुलिस इतने हाई प्रोफाइल केस में किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था। पुलिस आसपास के इलाके में भी आरोपियों का सुराग तलाश कर रही थी, लेकिन कातिल और कत्ल की वजह पुलिस के लिए अभी तक एक पहेली ही थी। इसी दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, जहां पर घटना से पहले पीयूष और ज्योति खाना खाने के लिए गए थे। वहां की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि पीयूष और ज्योति वहां साथ बैठकर खाना तो खा रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। इस दौरान पीयूष बार बार किसी से फोन पर बातें कर रहा था और यह बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी। पीयूष पर पुलिस का शक और बढ़ गया, क्योंकि घटना के बाद पीयूष का टी शर्ट बदलना और सबसे बड़ी बात यह कि बदमाशों द्वारा मारपीट के दौरान पीयूष को एक भी चोट नहीं आई थी। इधर होटल में खाना खाते समय ज्योति से बात न करना, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही थी कि केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पीयूष को इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब तक ज्योति की हत्या को 3 दिन बीत चुके थे। जब पुलिस ने पीयूष और ज्योति की कॉल डिटेल चेक करना शुरू किया, तो पीयूष की कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस पर पीयूष की देर रात तक और घंटों तक बात होती थी। पुलिस ने देखा कि घटना के दिन भी पीयूष के नंबर से उस नंबर पर कई बार बात की गई थी और करीब 150 से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज भी किए गए थे। यानी पीयूष की पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार उस नंबर पर बातचीत हो रही थी और साथ ही वो मैसेज के जरिए भी दोनों के बीच बात होती रहती थी। जब पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला वह नंबर किसी मनीषा मखीजा नाम की लड़की का है। पुलिस ने फौरन मनीषा मखीजा के बारे में जांच की तो पता चला मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश मखीजा की बेटी है और वह कानपुर में ही रहते हैं। साथ में वह पीयूष की बिस्किट कंपनी के डीलर भी हैं। यानी पुलिस को अब पूरा मामला समझ आने लगा था। अब पुलिस का शक सही साबित होता जा रहा था। पुलिस के हाथ में इस केस का एक सिरा तो आ चुका था, लेकिन पीयूष को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह शहर के एक अरबपति कारोबारी का बेटा था। इसीलिए पुलिस पीयूष से कहते हैं कि आपने जो बयान दिया है, आपके उस बयान की तफ्तीश के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। पीयूष को लगा कि यह तो शायद नॉर्मल सी पूछताछ होगी, इसलिए पीयूष पुलिस स्टेशन में चला जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पीयूष को यह बात तो समझ में आ गई थी कि उसे पुलिस स्टेशन में अपराधी की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को एक एक करके सारे सबूत दिखाए, लेकिन इसके बाद भी पीयूष अपने पुराने बयान पर ही अडिग रहा। तो पुलिस ने मनीषा मखीजा को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया, लेकिन मनीषा भी जानी मानी हस्ती की बेटी थी, इसलिए उसे भी बिना सबूत के गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस ने मनीषा को यह कहकर पुलिस स्टेशन बुलाया कि पीयूष आपका दोस्त है, इसलिए आपको भी पुलिस स्टेशन आना होगा और आप लोग ज्योति के कातिल को पकड़ने में पुलिस का सहयोग करें। इस तरह मनीषा को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब मनीषा और पीयूष दोनों ही पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन यह दोनों फिर भी पुलिस को झूठे बयान दे रहे थे। इसीलिए पुलिस ने पीयूष और मनीषा को एक दूसरे के सामने बिठाया और उनके सामने कॉल डिटेल रखी। कॉल डिटेल्स को देखते ही उनके होश उड़ गए। अब उनको लगने लगा था कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में पुलिस को पता चल चुका है। दोनों पर पुलिस का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों समझ गए कि अब पोल खुल गई है। उनके सामने सच बोलने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आखिर पीयूष और मनीषा पुलिस के सामने टूट जाते हैं और अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने ज्योति की हत्या के पीछे की जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल पीयूष दासानी और मनीषा मखीजा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इनका अफेयर पीयूष और ज्योति की शादी से कई साल पहले से चल रहा था। दोनों के परिवार वालों को भी इसका पता था। दोनों परिवार वाले दोनों की शादी भी कर देने वाले थे, लेकिन पीयूष और मनीषा की कुंडली ना मिलने की वजह से
पीयूष के घर वालों ने पीयूष की शादी ज्योति के साथ तय कर दी। घर वालों के दबाव में आकर पीयूष ने भी ज्योति से शादी की थी। ज्योति के साथ पीयूष खुश नहीं था। ज्योति को मनीषा और खुद के बीच का रोड़ा समझ रहा था। दोनों का मानना था कि अगर ज्योति को रास्ते से हटाया तो ही दोनों शादी कर सकेंगे। पीयूष और मनीषा ज्योति को मारने का प्लान बनाते हैं। अपनी ही गाड़ी का ड्राइवर अवधेश को ज्योति को मारने की सुपारी देते हैं। पुलिस के अनुसार पीयूष ने ज्योति की हत्या के लिए अवधेश को कुछ रुपए एडवांस भी दिए थे। पीयूष ने हत्या आरोपियों को यह भी कहा था कि ज्योति की हत्या करते वक्त तुम लोग उसके गहनों को भी लूट लोगे तो तुम लखपति हो जाओगे। लेकिन हत्या आरोपियों ने डर की वजह से गहने नहीं लूटे थे। खैर, सुपारी देने के बाद ज्योति की हत्या की तारीख 13 जुलाई 2014 को तय की गई थी। फिर 13 जुलाई को पीयूष ज्योति को लेकर सचेडी के ओरिएंट रिसोर्ट में गया था। उस दिन दोनों पति पत्नी ने रेन डांस में भी भाग लिया था। इसी बीच पीयूष ने अपने ड्राइवर अवधेश को फोन करके बताया कि कार्यक्रम रात के 12:30 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम यहां से निकलेंगे तो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में ज्योति का काम तमाम कर देना। लेकिन इत्तेफाक से उस रात कार्यक्रम 11:30 बजे ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से पीयूष को जल्दी ही घर लौटना पड़ा और उस दिन ज्योति की हत्या का प्लान फेल हो गया। इसके बाद ज्योति की हत्या की तारीख 20 जुलाई तय की गई और गंगा बैराज पर हत्या करने की साजिश रची गई। उस दिन फिर पीयूष और ज्योति बाहर घूमने गए, लेकिन 20 जुलाई को बरसात होने के कारण हत्या की योजना फेल हो गई। इस वजह से पीयूष बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ड्राइवर तथा उसके साथियों से कहता है कि इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए। मर्डर के लिए 27 जुलाई 2014 रविवार यानी संडे का दिन तय किया गया था। इसके बाद घटना वाले दिन पीयूष और ज्योति वरांडा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि पीयूष और ज्योति खाना खाते समय एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि पीयूष उस दिन लगातार अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा और अपने ड्राइवर अवधेश के संपर्क में था। खाना खाने के बाद जैसे ही पीयूष और ज्योति अपनी होंडा कार से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं तो पीयूष अचानक कार रोक देता है। इसके बाद तुरंत पीयूष का ड्राइवर अवधेश और उसके साथी वहां आ जाते हैं। पीयूष चुपचाप कार से नीचे उतर जाता है, लेकिन जैसे ही पीयूष कार से नीचे उतरने लगता है तो ज्योति को कुछ गलत होने की भनक लग जाती है। ज्योति कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ पीयूष, लेकिन पीयूष कार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद अवधेश के साथी ज्योति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। ज्योति चिल्लाती रही, पीयूष प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन पीयूष ने हंसते हुए अपना मुंह घुमा लिया था। घटना के समय गाड़ी चला रहे अवधेश ने पुलिस को बताया कि जितनी तेज गाड़ी चल रही थी उतनी ही तेज मेरे साथी ज्योति के शरीर पर चाकू चला रहे थे। उन्होंने ज्योति के शरीर पर 17 बार वार किए थे। इसी बीच पीयूष ने ज्योति के नंबर पर फोन भी किया और हत्या आरोपियों से कहा, जरा ज्योति की चीखें तो सुनाओ। लेकिन हत्या आरोपियों ने कहा कि ज्योति मर चुकी है। इसके बाद सभी हत्यारे ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस घटना की दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। जब दासानी परिवार के बंगले की तलाशी ली जाती है तो ज्योति के कमरे से पुलिस को एक डायरी मिलती है। ज्योति ने शादी के पहले ही दिन से अपनी सारी बातें उस डायरी में लिखी थीं, जिसके मुताबिक पीयूष और ज्योति का रिश्ता पहले दिन से ही ठीक नहीं था, क्योंकि पीयूष ने ज्योति को कभी एक पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं था। ज्योति ने लिखा था कि वे सिर्फ दुनिया की नजरों में ही पति पत्नी है, लेकिन पीयूष ने उसे कभी अपना समझा ही नहीं था। ज्योति ने परिवार की बदनामी के डर से यह बात किसी को भी नहीं बताई और बस पत्नी होने का रोल निभाती रही। पिछले 8 साल कोर्ट में केस चल रहा था। आखिर 2022 में कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। सबूतों के अभाव के कारण मनीषा को मामले से बरी कर दिया और ज्योति के पति पीयूष सहित 5 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागृत करना है, सचेत करना है। कलयुग है भाई साहब, घोर कलयुग चल रहा है। सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। आप कहां से हैं
कमेंट में जरूर बताएं। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।